अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक रिमेनिंग रिव्यू क्वेश्चन जो एक रह गया है सेक्शन पॉइंट 10 वो डिस्कस करेंगे, वो शेयर करेंगे और बाकी के तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन। इस चैप्टर के लिए ये सेकंड लास्ट है, 16.9। चलिए पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें आज के इस लेक्चर में इस क्वेश्चन में ये समझना है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पर किस लिए प्रेफर किए जाते हैं, इनके आखिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की निस्बतन क्या बेनिफिट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दुनिया आखिर डिजिटलाइजेशन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है, क्यों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा बेहतर तौर पे यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यही कुछ हमें आज के इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। So my dear students, the very first benefit of using digital electronics over analog electronic is it is more interactive। ये ज़्यादा इंटरेक्टिव भी हैं प्लस ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी हैं। स्टूडेंट्स, इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली से क्या मुराद है? बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि अगर आप एक डिजिटल कैमरा से पिक्चर लें और एज़ कम्पेयर टू आज से 10 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी, वो जो रील वाले कैमराज हुआ करते थे, फोटोग्राफिक फिल्म वाले कैमराज हुआ करते थे, उनसे पिक्चर लें तो पिक्चर को लेना, उसे बाद में स्टोर करना, उसे ऑब्टेन करना डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है। आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स चेंज करके एक पिक्चर ले सकते हैं। उस पिक्चर को प्रिंट करवाने से पहले डिजिटल फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक रील वाले या फोटोग्राफिक फिल्म वाले कैमरे से भी की जा सकती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से। वो इतना यूज़र फ्रेंडली, इतना इंटरेक्टिव मेथड नहीं है। इसीलिए तमाम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग की निस्बतन इंटरेक्टिव भी होते हैं और यूज़र फ्रेंडली भी हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, another very important benefit of using digital electronics over the analog electronics is that they are fast। ये fast भी हैं और my dear students ये accurate भी हैं, ये दुरुस्त रिजल्ट आपके सामने पेश करते हैं, नई टेक्नोलॉजी पर मबनी, एरर के चांसेस कम से कम है, इनका सर्किट बनाना आसान है, उस सर्किट में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजिंग्स लाना आसान है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट हासिल कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इनका एक और बहुत अहम फीचर, एक और बहुत अहम बेनिफिट ये है कि इनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। डिजिटल फॉर्म में आप अच्छी खासी स्टोरेज ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल डिजिटल कार्ड, इस पे आपकी तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जिसे आईडी कार्ड कहते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, यानी एक छोटे सी चिप पे, एक छोटे से कार्ड पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही को यूज़ किए हुए सेफ करवाई जा सकती है, फीड करवाई जा सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया। अब हम मूव ऑन करेंगे आज के अपने अगले सवाल की तरफ। लेट्स मूव। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का लास्ट
review question 16.10. What are the three universal logic gates? Give their symbols and truth table. आपको बताना है कि तीन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से हैं. आप जानते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स उन्हें कहते हैं जिनसे बाकी तमाम गेट्स को बनाया जा सके. तो डियर स्टूडेंट्स, पहला यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज और गेट या और ऑपरेटर कह लीजिए. इसी तरह से दूसरा लॉजिक गेट जो यूनिवर्सल है दैट इज एंड, तो एंड गेट लिख देते हैं. इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड यूनिवर्सल लॉजिक ऑपरेटर या लॉजिक गेट है दैट इज नॉट गेट. स्टूडेंट्स, ये तो तीन यूनिवर्सल लॉजिक ऑपरेटर्स या लॉजिक गेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं. अब आपको इनके सिंबल्स और इनके ट्रुथ टेबल्स भी बारी बारी ड्रॉ करके दिखाने हैं. तो चलिए बात करते हैं और गेट की. डियर स्टूडेंट्स, और गेट बिल्कुल एडिशन की तरह है, यानी एक ऐसा गेट है जिसमें दो इनपुट्स और एक आउटपुट है. अगर दो में से एक भी इनपुट आ रही हो तो आउटपुट आ जाती है. सबसे पहले इसका एक छोटा सा सिंबल ड्रॉ करते हैं. तो द सिंबल लुक्स लाइक दिस. ये इनपुट्स हैं और ये रही इसकी एक आउटपुट. इनपुट्स में हम इनपुट को A और B दे देते हैं नाम, और आउटपुट जो आएगी वो A प्लस B से रिप्रेजेंट हो सकती है. यानी बिल्कुल एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इस गेट की. स्टूडेंट्स, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं और समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. सो ट्रुथ टेबल एक ऐसे टेबल को कहते हैं जिसमें पॉसिबल इनपुट्स और पॉसिबल आउटपुट्स को दर्ज किया हो, लिखा हो. पॉसिबल इनपुट्स में 0 0 1 1 A हो सकता है और B उसके कोरिस्पॉन्डिंग 1 0 1 0 हो सकता है. यानी ये ऑल ये मैक्सिमम पॉसिबल केसेस ऑफ इनपुट्स हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट आई या एक भी इनपुट अवेलेबल हुई, यानी एक भी इनपुट 1 हुई, तो आउटपुट मिल जाएगी. दैट मीन्स A और B में से A 0 है, B 1 है, तो वी विल गेट एन आउटपुट हेयर, यानी 1 आ जाएगा. इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, अभी दोनों 0 हैं, 0 0 है. सो दिस इज द ओनली केस व्हेन यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट. तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. इसके नीचे 1 1, दोनों 1 है, फिर भी आउटपुट आ जाएगी क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी 1 होना शर्त है. तो यहाँ पर तो दोनों ही 1 है, दोनों ही इनपुट्स आ रही हैं तो आउटपुट आएगी. और लास्ट केस में फिर एक इनपुट मौजूद है तो लिहाजा आउटपुट आएगी. तो इस तरह से कुछ इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने बनेगा. स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है एंड गेट. चलिए एंड गेट को लिखते हैं. अभी एंड गेट कैसे काम करेगा? एंड गेट इज लाइक द मल्टीप्लिकेशन. इसकी मल्टीप्लिकेशन जैसी प्रॉपर्टीज हैं. चलिए स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले सिंबल ड्रॉ करते हैं. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये इसका सिंबल है, ये इसकी आउटपुट है, ये दो डियर स्टूडेंट्स इसकी इनपुट्स हैं. तो दिस इज द एंड गेट. हम इसकी इनपुट्स को A और B नाम दे देते हैं. तो आउटपुट A डॉट B से रिप्रेजेंट की जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा? एक तरफ A, एक तरफ B और एक तरफ A डॉट B, यानी एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा. चलिए पॉसिबल इनपुट्स लिखते हैं. 0 0 1 1, तो B के लिए 1 0 1 0 करके लिखा जाएगा. अब इसे मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, यानी कि अगर दोनों ही इनपुट्स अवेलेबल होंगी सिर्फ तब ही आउटपुट आएगी. अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी मिसिंग हुई देन वी विल नॉट गेट एन आउटपुट. तो चलिए देखते हैं पहले केस में. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों में से एक इनपुट अवेलेबल है, एक मिसिंग है, एक ऑफ है. A इज ऑफ, B इज 1, यानी B आ रही है, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन है. वी विल नॉट गेट एन आउटपुट हेयर, वी विल गेट 0. इसी तरह सेकंड केस में दोनों इनपुट्स ऑफ हैं, दोनों ही इनपुट्स नहीं आ रही, वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट हेयर, ये भी ऑफ होगी. डियर स्टूडेंट्स, तीसरे केस में वाहिद ऐसा केस है जिसमें दोनों इनपुट्स अवेलेबल हैं.
तो यहाँ पर आउटपुट आएगी, आउटपुट इज 1। एंड द लास्ट वन इज अगेन ए तो है मगर बी ऑफ है, तो ये भी 0 आउटपुट लीड करेगा, यानी इस केस में भी आउटपुट नहीं आएगी। ये रहा एंड गेट का ट्रुथ टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट वन इज नॉट गेट। नॉट गेट इज सिंपली एन इन्वर्जन, यानी नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो सिंपली इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। चलिए सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। ये एक ऐसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए की इनपुट और ए की आउटपुट। तो अगर आप इसके इनपुट को ए कह दें तो उसकी आउटपुट ए बार या ए इनवर्स लिखी जा सकती है, कही जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ए बार का क्या मतलब है? इफ देयर इज नो इनपुट, अगर इनपुट नहीं आ रही, इनपुट ऑफ है, इट विल कीप ऑन गिविंग आउटपुट, यानी आउटपुट में 1 मौजूद होगा। आउटपुट निकल रही होगी, आउटपुट आ रही होगी। अगर इनपुट आना शुरू हो जाए तो आउटपुट देना बंद कर देगा ये गेट, यानी कि हमारी जब इनपुट 1 हो जाएगी तो ये आउटपुट को 0 कर देगा, यानी हर केस में हमारी इनपुट को इन्वर्ट करेगा। तो हमारे ट्रुथ टेबल में ए और सिर्फ ए बार ही होंगे। तो पॉसिबल इनपुट्स यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 1 है तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रुथ टेबल फॉर द नॉट लॉजिक ऑपरेटर या नॉट गेट। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों गेट्स इनके सिंबल्स के साथ और ट्रुथ टेबल के साथ आपको समझ आए होंगे, ऑल्दो ये बातें हम अपने चैप्टर के दौरान भी पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे आज के पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। हम रिव्यू क्वेश्चंस का सेक्शन ख़त्म कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए लिख देते हैं, इट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 16.1, नेम 2 फैक्टर्स विच कैन इन्हांस द थर्मियोनिक एमिशन। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि थर्मियोनिक एमिशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मियोनिक एमिशन बताने हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। तो चलिए फैक्टर्स की हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मियोनिक एमिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मियोनिक एमिशन में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, जिस मेटल से हम थर्मियोनिक एमिशन करवाना चाह रहे हैं उस मेटल की नेचर क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप अगर एक ऐसा मेटल यूज़ कर रहे हैं जिस मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल की सरफेस से लिबरेट करवाना मुश्किल है। आप इसे जब हीट देंगे तो थोड़ी सी हीट पे ये लिबरेट नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो लिहाजा थर्मियोनिक एमिशन मुश्किल हुई। इसके बरक्स अगर आप एक ऐसा मेटल यूज़ कर रहे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन सरफेस के साथ लूजली बाउंड है, आप थोड़ी सी भी हीट देंगे तो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली सरफेस को छोड़कर एस्केप कर जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ मेटल एंड द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर ऑफ एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन के लिए आप कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कम टेम्परेचर पे थर्मियोनिक एमिशन करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है थर्मियोनिक एमिशन नहीं हो पाएगी या बहुत कम होगी, आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप इसके बरक्स टेम्परेचर ज़्यादा देना शुरू कर दें, हीट ज़्यादा करें,
सरफेस ऑफ द मेटल को, तब कम वोल्टेज के ऊपर भी थर्मियोनिक एमिशन पॉसिबल हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड इज द टेम्परेचर ऑफ एमिशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप सरफेस का बढ़ाते जाएंगे उतनी थर्मियोनिक एमिशन इन्हांस होती जाएगी। और आप ऐसा मटेरियल, ऐसा मेटल यूज़ करें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जो अपने इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ कर सके, उसके केस में थर्मियोनिक एमिशन मज़ीद आसान होगी। उम्मीद करता हूँ ये पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, आपने इसको समझा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 16.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट द एविडेंस दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई 3 सबूत दें जिससे हमें ये पता चल सके कि कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रूफ ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएं तो भी आप इनकी डिफ्लेक्शन हमेशा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही देखेंगे। चलिए करके देखते हैं। हमने कहा था कि अगर ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, लेट्स से दिस प्लेट इज connected with the positive potential of the battery such that this upper plate is positive and the lower plate is connected to the negative terminal of the battery such that this lower plate is negative। और अगर कोई कैथोड रे या कोई पार्टिकल ऑफ कैथोड रे इन प्लेट्स में से गुजरेगा तो आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होना ही इस बात का सबूत और इस बात की दलील है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चीज़ हमेशा अपने ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखती है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है इस पर नेगेटिव चार्ज है। सो आप ये कह सकते हैं डिफ्लेक्शन टुवर्ड positive plate in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका पॉजिटिव की तरफ बेंड होना एक सबूत है इनके नेगेटिव चार्ज का। माय डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा क्या सबूत हो सकता है? स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने ये बात भी चैप्टर में पढ़ी थी और रिव्यू क्वेश्चन में भी हमने ये बात की थी कि अगर इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी इनकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पर इनटू द प्लेन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्रॉस की डायरेक्शन इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि अंदर की तरफ स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसमें अगर आप ये कैथोड रेज को लॉन्च करें, छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, तो जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये कैथोड रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी प्रॉपर्टीज पॉजिटिव से ऑपोजिट हैं। दैट इज व्हाई वी से दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी बात को एक पॉइंट की सूरत में, एक एविडेंस की सूरत में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे देयर डिफ्लेक्शन इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। सो देयर डिफ्लेक्शन इज opposite to the positive charge in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट है। और माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए उसकी पहचान
माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इंसानों की पहचान उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर से की जाती है, इसी तरह से चार्ज्ड पार्टिकल्स की पहचान उनके भी आइडेंटिफिकेशन नंबर से की जाती है। और चार्ज पार्टिकल्स के आइडेंटिफिकेशन नंबर को E/m रेशो कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द E/m रेशो ऑफ कैथोड रेज, ये जो कैथोड रेज की E/m रेशो है, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? टू द E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमने फिर ये फैसला किया, क्योंकि इनकी E/m रेशो इलेक्ट्रॉन्स की E/m रेशो के बराबर है, तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि यही तो हैं इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे लेक्चर का अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, थर्ड वन है। When electron pass through two parallel plates having opposite charges, जब एक इलेक्ट्रॉन को opposite charges वाली parallel plate में से गुजारा जाता है, they are deflected towards the positive plate. तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। What important characteristic of the electrons can be inferred? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फिर आपकी क्या राय है? इनकी कौन सी खसूसियत इनके पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने से आया होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इन दोनों प्लेट्स में से लॉन्च करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बजाय सीधा गुजरने के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना इस बात का सबूत है कि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसका पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना इस बात का सबूत है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल था। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का 16.4। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, व्हेन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, नेम टू फैक्टर्स व्हिच कैन एनहांस द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले पाथ में से गुजारा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा। चलिए इमेजिन करने के साथ साथ विजुअलाइज भी करते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो क्रॉस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाएं, एक इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल करवाएं, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा। जैसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा ये बेंड हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, ये तो हमें सवाल में बताया गया, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये सवाल है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द velocity of the electron and other is the magnitude of magnetic field, या इसे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है उसकी स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। सो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 16.5। हाउ कैन यू कंपेयर द लॉजिक ऑपरेशन x इज इक्वल टू a डॉट b विद द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आपको
मल्टीप्लिकेशन के साथ a डॉट बी को कंपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा a डॉट बी को कंपेयर करने से पहले ज़रा इसका ट्रुथ टेबल एक दफ़ा मुलाहिजा कर लीजिए। सो a है, b है और ये a, इसको हम a एंड b कह सकते हैं। सो a एंड b लिख देता हूँ, जिसे आप a डॉट b भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके ट्रुथ टेबल में हो क्या रहा है, मैक्सिमम ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट आप लिखेंगे लाइक दिस 1 0 1 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जब दोनों में से कोई एक इनपुट भी ऑफ होती है तो आउटपुट नहीं आती, आउटपुट ऑफ है। इसी तरह से जब दोनों इनपुट्स ऑफ हैं तो भी आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट भी ऑफ होगी। सिर्फ महज जब दोनों इनपुट्स ऑन हैं तभी आउटपुट आएगी। सो तमाम केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा है डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों 1 हैं तो ही आउटपुट 1 आ रही है। तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ही की तरह है। जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है। वाहिद एक ऐसा केस है जिसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी 0 आएगा। सो दैट इज व्हाई वी से दिस ऑपरेटर इज सिमिलर टू द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ही की तरह का है, इसलिए इसे हम डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपने समझा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। NAND gate is the reciprocal of AND gate discuss। NAND gate AND gate का रेसिप्रोकल है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए ज़रा AND गेट को देख लेते हैं। A है, B है और A एंड B है, तो यहाँ पर लिखा A एंड B और फिर A NAND B भी लिख देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, हम ये देख सकें कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है या नहीं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या नहीं। सो A एंड B और उसके बाद A NAND B, हमें ये दोनों देखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं इनपुट्स की, 0 0 1 1 0 1 0 1। डियर स्टूडेंट्स, एंड गेट हम देख चुके हैं पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में कि मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करेगा। सो 0 0 इज 0, 0 1 इज अगेन 0, 1 0 भी 0 है, 1 1 सिर्फ वाहिद ऐसा केस है जिसमें 1 आएगा। जबकि नैंड गेट इसी एंड की इन्वर्जन है, इसका ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है आप अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंड गेट के आगे अगर एक नॉट गेट लगा दिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स तो ये बन जाता है नैंड गेट, यानी जो भी एंड गेट की आउटपुट होगी आप उसे इन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नॉट गेट। तो दिस इज एंड गेट डियर स्टूडेंट्स, और ये नॉट गेट है, इस सारे का कॉम्बिनेशन बन जाएगा नैंड गेट। तो यकीनन फिर 0 की जगह 1 आ जाएगा और फिर 0 की जगह 1, फिर 0 की जगह 1 और फाइनली 0। सो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो नैंड गेट की आउटपुट है वो एंड का हर लिहाज से ऑपोजिट है। जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1 है, जहाँ पर 0 था फिर 1, 0 था फिर 1 और जहाँ पर 1 है फाइनली वहाँ पर 0 आ रहा है। तो यस, नैंड गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट, इट इज ट्रू। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आपने समझा है, क्लियर हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट एज अ और गेट। ये जो सर्किट आपके सामने बना हुआ है ये और गेट के तौर पे एक्ट करेगा। पहले ये समझ लें ये है कौन सा गेट। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर गेट और आगे फिर आपने एक नॉट गेट लगाया हुआ है, यानी नॉर गेट की इन्वर्जन की हुई है। तो आपको ये साबित करना है कि ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये ट्रुथ टेबल ही के साथ सॉल्व होगा। ए चाहिए होगा आपको उसके बाद बी चाहिए होगा, फिर आपको ए और बी चाहिए होगा, यानी कि जिसे आप ए प्लस बी कहते हैं वो चाहिए होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्लस बी रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद आपको नॉर है तो ए
नॉर बी चाहिए होगा, यानी कि ये बनेगा a प्लस बी की बार, इन्वर्जन उसकी। फिर आपने दोबारा उसकी बार लेनी है, तो आप a नॉर b की बार या इसका भी इन्वर्जन ले लेंगे, जिसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी बार की फिर से बार, यानी डबल बार। तो आप देखेंगे कि ये वही है जो और गेट के इक्वल है। करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर से समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लिखते हैं तमाम पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1 1 और यहां पर 0 1 0 1। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में 0 0 इज 0 हो जाएगा, ऐड होकर कुछ नहीं आएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 भी 1 और 1 प्लस 1 बूलियन अलजेब्रा के मुताबिक ये भी 1 ही होता है। अगर आप इसकी बार ले लेंगे तो 0 का इन्वर्स हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 के लिए 0, फिर 1 के लिए 0 और फिर 1 के लिए 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर नॉर गेट की दोबारा से बार ले लें तो देखें क्या आएगा। आपके पास 1 का इन्वर्स 0, 0 का 1 1 और फिर 1 आ जाएगा। तो आप अगर सिर्फ इन दो कॉलम्स को कंपेयर करें, जो मैं आपके सामने भी हाईलाइट करने लगा हूँ, सिर्फ आप इन दो कॉलम्स को डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करें। एक ये ए और बी वाले कॉलम को कंपेयर करें और एक ये जो गेट हमें दिया गया दिस वन ए और बी, और एक ये फाइनल गेट जो हमें दिया गया है ए प्लस बी का डबल बार, या यूं कह लीजिए नॉर गेट की फिर से निगेशन। तो ये दोनों सेम है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि यस इट इज़ ट्रू कि आप नॉर गेट की दोबारा से निगेशन कर देंगे तो ये और गेट के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा। ये वही सर्किट है जो और गेट के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए ये पढ़ते हैं। शो दैट द सर्किट बिलो एक्ट एज अ एंड गेट। ये जो सर्किट आपको नीचे दिया गया एंड गेट के तौर पे एक्ट करेगा। पहले अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉट गेट, ये नॉट गेट है, और डियर स्टूडेंट्स साथ ही ये भी एक नॉट गेट है, और दिस वन इज द और गेट विद द बबल, बबल शोज द नॉट गेट। तो यहाँ पर 3 नॉट गेट्स यूज हो रहे हैं और एक और गेट यूज हो रहा है, और आपने ये साबित करना है कि इसकी आउटपुट एंड गेट ही की तरह आएगी। तो आप सब कुछ साबित कर सकते हैं अगर आपको ट्रुथ टेबल बनाना आता हो। तो ट्रुथ टेबल में एक ए होगा, दूसरा बी, देन एक ए एंड बी लिया जाएगा जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद एक ए बार और फिर एक बी बार भी होगा। फिर और गेट है डियर स्टूडेंट्स, तो यकीनन एक ए प्लस बी भी होगा, और गेट के साथ एक नॉट लगा हुआ है, यानी ए प्लस बी की बार भी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स हैं 0 0 1 1, और बी के लिए केस है 0 1 0 1 का। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड में ए एंड बी कैसे सॉल्व होगा? 0 0 1 फिर 0 1 0 फिर 0 1 1 फिर 1। और इसके आगे अगर आप चलें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए नॉट से होता हुआ और में जा रहा है, यानी ए बार और में जा रही है, तो ए बार क्या हो जाएगी? ए की बार ले लीजिए, 0 का 1 हो जाएगा, फिर 0 का 1 और 1 का 0 और 1 का 0। इसी तरह से बी की बार ले लीजिए, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1 और फिर 1 के लिए 0 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी आपको सिंपल लेनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्चुअली ए प्लस बी नहीं, ए बार प्लस बी बार है, क्योंकि नॉर में से ए बार प्लस बी बार पास कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बार प्लस बी बार अगर आप लेंगे तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 1 + 1 इज 1 अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा, 0 + 1 इज 1, 0 + 1 इज 1, और फिर 0 + 0 इज 0। अब आपने फाइनली इसकी बी बार लेनी है, यानी ए बार प्लस बी बार की होल बार आपने लेनी है डियर स्टूडेंट्स। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? आप इस ए बार प्लस बी बार के सारे रिजल्ट को इन्वर्ट कर देंगे, तो 1 की जगह 0 आता जाएगा और 0 की जगह 1 आ जाएगा।
नाउ डियर स्टूडेंट्स कंपेयर कर लीजिए इस कॉलम को जो ए एंड बी का है और ये ए बार प्लस बी बार होल बार, ये जो आखिरी कॉलम है इसको कंपेयर कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों कॉलम्स की आउटपुट्स बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया गेट था, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यानी ए बार प्लस बी बार होल बार का जो गेट है, ये जो सर्किट है ये ए एंड बी को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल उसी ही की तरह का। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको समझ आया। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कितने सिंपल थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।